अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया है। पिछले दिनों हल्की हल्की जो फवार पड़ी है और ईद का जो मज़ा है वैसे ही दोबाला हो गया है। जब मौसम अच्छा होता है तो वैसे ही दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। और जहाँ मौसम की खुशखबरी है वहाँ PSL का मेला भी लाहौर में सज गया है। और आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग जो है क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है। और ऑल्दो तमाशाई क्रिकेट जो है वो स्टेडियम का रुख नहीं कर सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और ये कहा जा रहा है कुछ अरसे तक जो है हालात जैसे ही बेहतर होंगे और मैचेस जो है ओपन कर दिए जाएंगे फॉर अ पब्लिक। बट हम जो बीइंग व्यूअर्स हम उनको टेलीविजन स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। हमारे प्यारे प्यारे सितारे जो हैं मैच का पांसा पलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज थोड़ी सी PSL के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग जो है जिसमें जो है दो नई टीम्स का जो है वो भी इंदराज हुआ है और हैदराबाद किंग्समैन का जो मैच था लाहौर कलंदर्स के साथ था। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैच की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स को जो है कल उनको जो है फतह हासिल हुई है और 69 रन से उन्होंने जो है ये कामयाबी वसूल की है। और इसके साथ साथ अगर हम टीम स्क्वाड के ऊपर बात करें तो टीम स्क्वाड जो है जैसे ही फ़खर जमान है और इसके साथ साथ हैदराबाद किंग्समैन की बात करें जहाँ जो है डिफरेंट प्लेयर्स देखने में आए हैं। साइम अयूब के साथ साथ जो है शर्जील खान की भी वापसी हुई है और भी बहुत कुछ सामने आया है। तो कहते हैं ना कि क्रिकेट का जब मेला सजता है तो ऑटोमेटिकली वैसे ही दिलों का मेला भी सज जाता है। एक डिफरेंट एंटरटेनमेंट का जरिया ये हमारा क्रिकेट। तो आज हम इस पर बात करेंगे और हमारे साथ एज यूजुअल स्पोर्ट्स तज्जियाकार आज मौजूद है अहमद कुरैशी, जिनको मैं वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अहमद, PSL आई थिंक हमारा टाकरा PSL के PSL ही होता है या कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट आए लेकिन PSL में जो हो और आप ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, PSL का मेला तो सज गया है और लाहौर कलंदर्स आपको पता ही है जैसे उन्होंने स्टार्ट में ही इतना ज़बरदस्त, इट वाज अ वन साइडेड मैच व्हाट आई सॉ, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या ये जो था एक कमज़ोर उनका जो ओपोनेंट थे वो बहुत कमज़ोर थे या पहली बार जो है मैच खेल रहे थे इस वजह से लाहौर कलंदर्स को फतह हासिल हुई? क्योंकि लाहौर कलंदर्स का स्टार्ट हमेशा से वीक रहा है। अच्छा देखिए, पहली बात तो यह है कि एक टीम जिसको ऑलरेडी 10 साल हो गए हैं और दूसरी टीम जिसका पहला मैच था, जाहिर है उसके एक्सपीरियंस और एक्सपोजर में जमीन आसमान का फर्क होता है। और दूसरा अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है जो लगातार 2 दफा PSL जीत चुकी है। तो जाहिर है हैदराबाद के लिए एकदम से PSL में आना और लाहौर जैसी टीम को हराना जिसका कॉम्बिनेशन भी बड़ा जबरदस्त है, आई थिंक ये कोई आसान बात नहीं थी। अगर हम देखें खासतौर पे कल के मैच में तो मार्नस लबशेन क्योंकि कप्तान है हैदराबाद के और वो कप्तान है कि जिनकी T20 में किसी भी लीग में जगह नहीं बनती, हमने उनको फ्रेंचाइज का कप्तान बनाया हुआ है। तो उन्होंने माशाल्लाह टेस्ट की को फॉर्मेट को सामने रखते हुए कप्तानी की है। कल जिस तरह से वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ कप्तानी कर रहे थे, T20 की कैप्टेंसी कहीं से नजर नहीं आ रही थी कि वो T20 की कैप्टेंसी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आई थिंक शाहीन ने बेहतर कप्तानी की है। लाहौर को बैटिंग में भी स्टार्ट अच्छा मिला, ओवरऑल उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की और ये मैच जीता। अगर ओवरऑल इस PSL की अगर हम बात करें ना तो देखें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। एक तो क्राउड के बगैर मैचेस कराने के हवाले से बहुत ज्यादा PCB को तनकीद का सामना करना पड़ा कि अगर आपने ऐसे कराने थे तो फिर मैचेस को आगे कर लेते। फिर कल मैं देख रहा था कि ब्रॉडकास्ट क्वालिटी को लेके बहुत ज्यादा शोर मच रहा है सोशल मीडिया पे, आगे पीछे जो क्रिकेटिंग या मीडिया के हल्के हैं उनमें बात हो रही है। अभी ये बात PCB से संभाली नहीं जा रही थी, फिर एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। वो ये कि अगर आपने लाहौर कलंदर जब बैटिंग कर रही थी पहली इनिंग्स में तो अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो आपको बॉल का जो कलर है वो एकदम पिंक पिंक नजर आना शुरू हो जाएगा हुआ होगा, क्योंकि मुझे ये फील होता है जो फील्डिंग साइड होती है वो बॉल की एक साइड को शाइन रखने के लिए उसको ट्राउजर के साथ रगड़ती है। तो हैदराबाद की टीम ने जब ट्राउजर के साथ बॉल को रगड़ा तो उनके ट्राउजर का कलर बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी आई है, उतर गया। अब कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ पे किस किस चीज को हम बैठ के डिस्कस करें कि आपकी फ्रेंचाइजीज को इतनी सेंस नहीं है कि ये PSL की लीग है, ये कोई रेलू कट्टा लीग नहीं है कि जिसमें आपके किट का ये स्टैंडर्ड है कि उसके साथ अगर बॉल लग रही है
तो उसका कलर बॉल के ऊपर आ रहा है, तो फिर अभी तक जो चीजें चल रही हैं मेरे ख्याल में अल्लाह ही हाफिज है आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अहमद, वो तो कंट्रोवर्सीज तो आपको पता है शुरू से भी चल रही थी। आपको पता है लास्ट मोमेंट पे टीम जो है वो फ्रेंचाइज ने ड्रॉप कर दी, फिर वापस बिड हुई। यू नो व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड। लेट्स टॉक ऑन थोड़ा सा क्रिकेट की प्रोफेशनल क्रिकेटिंग ऑर्डर के ऊपर, या हम स्किल सेट के ऊपर बात करते हैं। तो फ़खर जमान, आपको पता है काफ़ी अरसे से ही लाहौर कलंदर्स के साथ जो वाबस्ता हैं, उनकी बैटिंग के हवाले से आपको क्या लगता है? ही बैट वेल, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, फखर जमान के हवाले से मेरे ख्याल में एज फार एज ही इज फिट इनफ, वो हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता है। फखर जमान का जब फिटनेस में डबैकल आता है तो कहीं ना कहीं फिर ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस में भी डाउनफॉल आता है। और फखर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने फ्रेंचाइज के लिए भी, लाहौर कलंदर के लिए काफी परफॉर्म किया हुआ है। उनको सिंगल हैंडेडली भी मैचेस जिताए हुए हैं। पाकिस्तान में भी जब वो होते हैं नेशनल टीम में तो उन्होंने काफी सारे मैचेस हमें सिंगल हैंडेडली जिताए हुए हैं। मेरे ख्याल में फखर जमान को खुद भी और उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उनको भी, उनको हैंडलिंग का एक तरीका कार आना चाहिए जिससे उन पे बहुत ज्यादा वर्कलोड ना हो, उनकी बॉडी को एक इनफ टाइम मिले रिकवरी का। क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, बैक टू बैक लीग्स, बैक टू बैक सीरीज, इवेंट्स, ये वो, तो आपका जो रिकवरी का टाइम है वो बड़ा मिनिमम आपको मिलता है। तो जब आप एक प्लेयर को, मेरे ख्याल में उसका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से करते हैं तो वो इंजरी से भी बचा रहता है और उसकी फिर इस तरह की परफॉर्मेंसेस भी आती रहती हैं। तो आई थिंक वंस अगेन ही प्रूव्ड के ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द टाउन विद द बैट। और मेरे ख्याल में कि अगर उनकी फिटनेस ठीक रहती है तो वो ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे आगे भी। अच्छा, 199 का जो स्कोर था टोटल था, आपको लगता है वो सफिशिएंट था? अकॉर्डिंग टू लाहौर की क्रिकेट ग्राउंड देखें, लाहौर की पिच देखें, 199 का स्कोर वाजंट दैट मच। अच्छा, लाहौर की अगर पिच की हम बात करें ना तो पिछले साल पीएसएल में इसी ग्राउंड में इन्हीं पिचेस के ऊपर 150 160 अगर पहली इनिंग्स में बने हैं तो दूसरी टीम्स को मुश्किलात हुई हैं वो भी चेस करने में, या दूसरी टीम्स हारती रही हैं इतना टोटल भी चेस करते हुए। तो आई थिंक ये एक अच्छा खासा डिसेंट टोटल था बोर्ड पे। और ऐसे लग रहा था कि लाहौर विन विन सिचुएशन में है। क्योंकि अगर आप हैदराबाद की टीम देखें, उनके पास एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि जब वो टीम बना रहे थे तो क्या सोच के टीम बना रहे थे ड्रॉट में, क्योंकि उनके पास सैम अयूब के अलावा कोई ऐसा मैं आपसे बात करना चाहती थी। अभी हम आना चाह रहे थे हैदराबाद किंग्समैन के ऊपर, टीम स्क्वाड के ऊपर। बिल्कुल अगर नजर डालते हैं, सैम अयूब हैं और भी हमने देखे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, शर्जील खान हैं, तो आपको क्या लगता है कि हैदराबाद का स्क्वाड जो है वो बैलेंस स्क्वाड है? देखिए, स्क्वाड एज सच बुरा नहीं है, लेकिन जब आप अपने लेट्स सपोज बैटिंग की और फास्ट बॉलिंग के बॉक्सेस को टिक करते हैं और आप अपने स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते तो इट मींस कि आपका कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। और वो डेफिशिएंसी कल के मैच में भी नजर आई है। इन पिचेस पे अगर हम देखें तो एशियन कंडीशंस में फास्ट बॉलर से ज्यादा स्पिनर्स इंपैक्टफुल होते हैं और सैम अयूब के अलावा मुझे कोई ऐसा सच खास स्पिनर नजर नहीं आया। और अगर आप उनका स्क्वाड भी उठा के देखेंगे तो ज्यादा उनका जो एम्फेसिस रहा है वो रहा है एक तो फास्ट बॉलर्स के ऊपर और दूसरा बैट्समैन के ऊपर। तो जब आप मेरे ख्याल में कंडीशंस के हिसाब से अपने स्क्वाड को तश्कील नहीं देंगे और इस तरह से आप अगर टीम की सिलेक्शन या स्क्वाड की सिलेक्शन करेंगे और अपने किसी बॉक्स को एम्प्टी छोड़ेंगे तो वो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। और मेरे ख्याल में जो स्पिन भी डिपार्टमेंट है उसकी वजह से उन्होंने खमियाजा भुगता। फिर दूसरा, मार्नस लंबशेन की जो कैप्टनसी है वो भी मेरी समझ से बाहर है कि अगर आपने सैम अयूब को रखा हुआ ही है और उससे बॉलिंग करानी ही है तो फिर आप उसे शुरू के ओवर्स कराएं, पहला दूसरा ओवर कराएं जहां पे बॉल नहीं है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्योंकि सीम पे बॉल डालता है, बॉल के ऊपर ज्यादा ड्रिफ्ट इन होता है तो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। लेट के आना। कल कप्तानी में मानस लंबशेन भी मुझे आगा सलमान पार्ट 2 और बाबर आजम पार्ट 3 ही लगे हैं। देखते हैं, उनका फर्स्ट डेब्यू मैच था और उसके बाद आगे क्या होता है। मगर डेब्यू मैच में इस तरह की मायूसकुन परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्वियसली एक टीम का जो मोरल होता है, एक बूस्ट, वो तो लो करता ही है। तो आपको क्या लगता है शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जो है और एक तरफ लंबर की कप्तानी है, दोनों में कितना फर्क है? देखें, शाहीन का तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है इतने अरसे से T20 की, खासतौर पे पीएसएल में लाहौर कलंदर की कप्तानी का। मानस लंबशेन ने मुझे नहीं लगता कि T20 में ऐसा इससे पहले कभी कोई कप्तानी की हो।
वो T20 क्रिकेट या अक्रॉस द ग्लोब इतनी ज्यादा लीग्स या फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट्स खेलते भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो वे ऑफ प्लेइंग है या वे ऑफ बैटिंग है वो वनडे या टेस्ट को ज्यादा सूट करता है एज कम्पेयर टू T20। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही ये है कि हम बस वो बड़े नाम दिखाने के लिए ऊट पटांग जो है ना वो सिलेक्शंस कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि प्लेयर T20 के फॉर्मेट में फिट होता है या नहीं होता, लेकिन हम सिर्फ वो हर वक्त इंडिया को एक जवाब देने के लिए कि भाई हमारे पास भी बड़े प्लेयर हैं, हम चाहे कोई टेस्ट का हो वनडे का हो बड़ा नाम हो बस उठा के ले आते हैं। तो ये एक ज़ाहिर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हमें कल भी नजर आया, और मुझे लगता है कि एकदम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्नस लबुशेन जो है अपना जो टेस्ट या वनडे वाला टिल्ट है उससे एकदम से शिफ्ट होंगे T20 वाले पे। अच्छा, लाहौर कलंदर्स तो आपको पता ही है डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, और आपको पता है उनके जो बूस्ट है या उनका कॉन्फिडेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आपको यहाँ आई एम आस्किंग यू अबाउट इट कि टॉस जीतकर पहले जो बैटिंग का फैसला था ये कोई गेम चेंजर था या इट वाज जस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन? देखिए, मेरे ख्याल में लाहौर ने जब ये देखा कि थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट लैग कर रहा है हैदराबाद का, और फास्ट बॉलर्स भी उनके पास ऐसे हैं कि आकिफ जावेद अच्छी पेस पे बॉल डालता है लेकिन स्ट्रगल करता है, लाइन लेंथ उसकी एक्यूरेट उतनी नहीं है। मोहम्मद अली को देख लें जिस तरह से मार पड़ी है। तो जिस तरह से एक तरफ अगर आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ इस तरह का बॉलिंग अटैक है, दूसरी तरफ आपके पास आकिफ जावेद या मोहम्मद अली जैसा बॉलिंग अटैक है, तो जाहिर है फिर आप यही चाहेंगे कि आप इस तरह के बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट बैटिंग करें, क्योंकि आपको पता होता है कि वो पेस के ऊपर अपनी रिलाई कर रहे हैं, वेरिएशन उस तरह से इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो फिर आपके पास एक चांस होता है कि पावर प्ले में ही पिटाई लगानी शुरू करें और फिर उस मोमेंटम को आगे कैरी ऑन करें थ्रू आउट द इनिंग्स। और वही चीज हमने देखी है लाहौर की बैटिंग में। आई थिंक जो उनका प्लान था वो बड़ा जबरदस्त था, वो होमवर्क करके आए हुए थे और वो उनकी परफॉर्मेंस में भी नजर आया। दूसरी तरफ अगर हम देखें हैदराबाद की, तो मेरे ख्याल में जब आप इस पिच पे इतने ज्यादा रन्स करा देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए वो रन चेस करना, जब आपको ये पता हो कि मार्नस लबुशेन आपके पास हैं या इस तरह के बैट्समैन हैं जो ज्यादा हार्ड हिटिंग नहीं करते, एग्रेसिव नहीं है। बिल्कुल। सैम पे मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी इस हैदराबाद की टीम की। तो वो भी आपको पता है कि चलें तो चांद तक, ना चलें तो शाम तक वाला उनका भी हिसाब है कि अगर चल जाए तो शायद हैदराबाद को मैचेस अकेले ही जिता दें एक दो, लेकिन हर मैच में ज़ाहिर है साइम अयूब भी नहीं। अच्छा, साइम के ऊपर भी ये आता है कि समटाइम्स ही इज अ वेरी गुड इनटू बॉलिंग बट ही इज अ बैट्समैन टू। तो आप इसको कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? एज अ बॉलर आप उसको देखते हैं, एज अ बैट्समैन देख रहे हैं, या एज अ टोटल ऑलराउंडर देख रहे हैं? देखिए, हमने ना बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसे खराब किया है। अब शादाब की भी हमारे सामने एग्जांपल है, सैम की भी, और बहुत सारे कि जो इनका स्पेसिफिक रोल है हमने इनको हटा के दूसरे कामों में लगा दिया है। पूरी दुनिया में ये कहीं पे नहीं होता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अभिषेक शर्मा आके जो है ना वो बहुत ज्यादा बॉलिंग कर रहा हो या बैटिंग से उसका जो मेन रोल है वो हट गया हो, या ईशान किशन या और भी दुनिया में आप प्लेयर देख लें। तो ये हमारे यहाँ ही है कि जिसकी बैटिंग नहीं चल रही उसको बॉल पकड़ा दी, जिसकी बॉलिंग नहीं चल रही उसको बैट पकड़ा दिया। तो सैम का जो प्राइम और अल्टीमेट रोल है, चाहे वो फ्रेंचाइज हो या पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, वो उसको खुद भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो एज अ बैट्समैन है। सैम की हमें एज अ बैट्समैन ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू एज अ बॉलर। ठीक है, वो बॉलिंग में डालते हैं, अगर वो शुरू में आके ओवर करते हैं, जैसे मैंने कहा वो सीम पे बॉल डालता है, बॉल ड्रिफ्ट इन होता है, विकेट्स लेता है, ब्रेक थ्रू आपको अगर अर्ली मिल जाए तो आप मैच में एक कंफर्टेबल पोजीशन में आते हो। लेकिन उसको खुद भी ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि उसको अपनी बैटिंग पे फोकस करना पड़ेगा, और विद द बैट अगर वो परफॉर्मेंस करेगा तो उसी का मेरे ख्याल में टीम को भी फायदा होगा। मकसद है उसको खिलाने का। अच्छा अहमद, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रही हूँ, जितने भी प्लेयर्स पाकिस्तान आते हैं वो तो रिटायर्ड होते हैं। फॉरेन प्लेयर्स की अगर बात करें, वो तो IPL से रिटायर हुए होते हैं या कहीं ना कहीं लीग से रिटायर हुए होते हैं, क्रिकेट टीम से रिटायर हुए होते हैं, और वो पाकिस्तान आके खेल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात होती है कि PSL में हमने कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जो है बिड किया है। आपको लगता है ये चीज़ है?
आई थिंक देयर सम टेक्निकल इशू, जैसे ही इशू रिजॉल्व होता है विल बी बैक विद अहमद कुरैशी। हम PSL पे बात कर रहे थे। पाकिस्तान जो है आपको पता ही है, जैसे उसका मेला जो है सज चुका है। वेन्यूज़ के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कराची और लाहौर जो हो गए वो 2 वेन्यूज़ जो है मुकर्रर किए गए हैं। ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स मुल्तान और पिंडी में मैचेस नहीं कराए जाएंगे। तो वो देखना ये है कि PSL का जो मेला है वो कहाँ तक पहुँचेगा और क्रिकेट टीम्स जो 2 ऐड हुई हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और शायकीन क्रिकेट जो है क्या वो जा पाएंगे स्टेडियम्स के अंदर, क्योंकि वहाँ भी एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है इस बार जो मैचेस हैं वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सीज़ आ रही हैं कि डेट्स को आगे कर लिया जाता या PSL को आगे कर लिया जाता ताकि शायकीन क्रिकेट जो है इस मेले से महजूज हो सकते हों। और आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है इसके मैचेस जो हैं वो जैसे ही स्केड्यूल होंगे हम आपको अकॉर्डिंगली मैचेस जो है प्रॉपर इसके ऊपर तबसरा भी देंगे और मज़ीद इस पर बात भी करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। रमज़ान के बाद जो है वैसे ही आपको लगता है कि आपका वेट जैसे बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है और हमारी जो डाइट पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हम 3 वक्त वापस खाना शुरू हो जाते हैं और जो वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो विंडो होती है जो कि रमज़ान मुबारक का खूबसूरत एक हुस्न भी है, और हमें इस पाक महीने से भी पता लगता है कि हमने अपने जिस्म का रोज़ा कैसे रखना है, अपने आप को डिटॉक्स कैसे करना है, जिससे ना सिर्फ आपकी कहते हैं ना कि रूह में प्योरिटी आती है बल्कि आप टोटली जो है आपकी डाइट भी प्योर हो जाती है, आप डिटॉक्स हो जाते हो। तो आज हमने सोचा कि डाइटरी रूटीन के ऊपर हम बात करें। रमज़ान के बाद हमारे डाइट पैटर्न चेंज हो गए हैं, वज़न बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है और वापस हम अपने जिस्म को डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। तो हमारे साथ आज हमारे जो मेहमान ख़ास हैं वो डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डॉक्टर हिबा उस्मान, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। हिबा, आपने तो खुद इतना वज़न उतारा हुआ है, ये आपने डाइट की है कि रमज़ान की वजह से उतरा है? नहीं, ये डाइट रमज़ान मैं समझती हूँ पूरे साल में अगर आपके पास कोई चांस नहीं बन रहा होता ना वेट लॉस करने का, और अगर बॉडी को टोन करना है, आपने इन्फ्लेमेशन ख़त्म करनी, तो रमज़ान बेस्ट मंथ है। आप उसमें जो है ना बड़ी अच्छी अगर जो करना चाहे। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि रमज़ान में ही सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है डॉक्टर हिबा, और रमज़ान के बाद तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तो ये सिचुएशन में हमेशा क्लाइंट से कहती हूँ रमज़ान अगर सिर्फ 30 दिन टका के आप डाइट कर लें, और डाइट क्लीन डाइट में नो शुगरी आइटम्स, नो फ्राइड आइटम्स, आपकी फास्टिंग अच्छी चल रही चाहिए, सहरी अच्छे तरीके से करें, सब कुछ खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल, लेकिन सिर्फ फ्राइड चीज़ों से, चावल से, रोटी से, इससे अवॉइड करना। और 30 दिन तो हम आराम से कर सकते हैं। और हमारी जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं जो कि हम कहते हैं ना बना के पी रहे होते हैं। अच्छा, आपको पता है इस बार रमज़ान बड़े अच्छे मौसम में आया, मौसम और अच्छा उसमें क्या है कि हमें एकदम से वो ठंडे वाली फीलिंग नहीं आती कि रोज़ा खुलते साथ ही हम कोई ठंडी मतलब ठंडी ऐसी चीज़ पिए या दूध ऐसा लें ठंडा, नॉर्मल पानी से भी गुजारा हो रहा था। लेकिन मैंने नोट किया लोग फिर भी इस रमज़ान, एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं हमें बस जो है ना ऐसी ड्रिंक दे दें जिसको हमें पीते साथ ही ठंडा फील हो। मतलब अब मौसम यानी कि दूसरा अशरा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गर्म था, थर्ड अशरे में ठीक था, सारा मौसम भी ठीक था, लेकिन क्लाइंट्स पीते थे, लोग पीते। ये भी तो होता है ना कि अक्सर लोग सहरी के बाद उनको एसिडिटी हो जाती है, हार्ट बर्न्स होते हैं, क्योंकि आप फौरन सो जाते हो, आपकी कोई वॉक कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं होती, या आप मोबिलिटी नहीं होती आपके जिस्म में। तो इसका ये भी तो होता है ना कि आप फौरन, आपको अगर हार्ट बर्न हो रहा है या आपको अजीब सी लेथार्जिकनेस हो रही है, तो आपको दिल चाहता है आप कुछ ना रिफ्रेशिंग पियो जब आप अफ्तार करो तो। अच्छा, देखिए क्यों होता है, पहले तो हमें इसको डायग्नोज करना ना कि ये रीज़न क्या है। वो रीज़न ये है क्योंकि हम सहरी के टाइम पे पराठे अच्छे खासे देसी घी के ऑयली चीज़ें खाते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, अगर आप दही का प्रोबायोटिक बड़ा अच्छा रमज़ान में आप रखें, जिसकी वजह से आपका गट बेहतरीन रहता है ना, आपको इस तरह की मतलब तलब होती है कि आप कोई ठंडी चीज़ लें, क्योंकि उसने आपको आपके मैदे को एक डिटॉक्सिफाई करके एक रिफ्रेशनेस सी फील करवानी होती है। आपने जैसे बात की अब रमज़ान ख़त्म हो गए तो लोगों का आप एम स्टार्ट हो गया, चलो यार बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद तक ये 2-2.5 महीने हैं, उसमें हम अपना वेट लॉस जो है ना अच्छे तरीके से कर लें, अगर रमज़ान में नहीं हो सका। लेकिन रमज़ान में एक आपका पैटर्न बन गया था इंटरमिटेंट का। बेशक आप अफ्तार में खाते थे, लेकिन आपको एक फास्टिंग, आपकी बॉडी को आदत हो गई थी,
एक मतलब एक 12 से 13 घंटे की फास्टिंग थी, एक विंडो आपकी क्लोज थी। अगर आप इसी को लेकर आगे चलना चाहें, जैसे अब आप रूटीन के मामलात में अगर आप सुबह 9 बजे अपना नाश्ता कर रहे हैं या 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो अपनी विंडो को क्लोज करें, रात 6-7 बजे खाना खाने के 2 विंडो ओपन रखें अपनी ना। और बीच का जो टाइम पीरियड है आप कोशिश करें उसमें वाटर इनटेक बहुत अच्छा करें, क्योंकि आप फ्लूइड्स ले लें आप ज्यादा। हम फ्लूइड में सारे कहते हैं कि फ्रूट्स के जूसेस लें, नहीं, अगर आप रॉ फ्रूट्स ले लें, रॉ वेजिटेबल्स ले लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, बानिस्बत आप जूसेस का इस्तेमाल करें। डिटॉक्स बहुत अच्छा लें, डिटॉक्स की बहुत किस्में हैं। आप तो मतलब फ्रूट्स वाला डिटॉक्स भी आ गया है, वेजिटेबल्स वाला भी डिटॉक्स आ गया। ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा व्यूअर्स को ये भी बताएं कि डिटॉक्स में क्या क्या आपने ऐड ऑन करना है, कितनी मिकदार में करना है, ताकि व्यूअर्स जॉट डाउन कर सकें। और आपको पता है अभी दूसरी ईद आने वाली है, तो उससे पहले और उस ईद पे तो दबा के खाते हैं, क्योंकि वो ईद होती ही खाने के लिए, और उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है, क्योंकि उसमें मटन, बीफ वगैरह सारे लोग, चपली कबाब वगैरह सारे ले रहे हो, तो उससे पहले अपने गट को बेहतरीन करना है। अब डिटॉक्स देखें, जो मैं कहती हूँ ना कि बड़ा ही, जिससे आपको ब्लॉटिंग भी नहीं होती, और लोगों को बहुत से लोगों को लेमन से इशू आता है कि अगर वो लेमन रह जाए या खीरा रह जाए पानी में, तो एक स्मेल सी, स्टिंग सी स्मेल आने लग जाती है, खीरा खास तौर पे या कैप्सिकम। मैं कहती हूँ सारी चीजें छोड़ दें, आपने 1 टेबलस्पून सौंफ लेने, सौंफ जिसको फेनल सीड कहते हैं, 1.5 लीटर पानी लें, जग सुबह जो है ना, आप जैसे नमाज के लिए उठे, आप एक जग में जो है ना ये 1 टेबलस्पून सौंफ डालें, मिंट डालें और सिर्फ लेमन के स्लाइसेस डाल लें, ये रख लें। आप सारा दिन इसका रिफिल करें, आप देखेंगे आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी, आपका वाटर लेवल, मतलब आपकी बॉडी इतनी हाइड्रेटेड होगी, आपका जैसे आपकी स्किन में एक ग्लो आने लग जाएगा, आप देखेंगे। और सेकेंड जो बात है, उससे आपकी एपेटाइट भी कंट्रोल होगी, आपको भूख कम लगेगी। जिनको सिनेमन से एलर्जी नहीं है, वो सिनेमन की एक स्टिक भी डिटॉक्स में डाल लें। अब फ्रूट्स बहुत अच्छा है, किसी को अगर लेमन से मसला है तो वो ग्रेप फ्रूट के स्लाइसेस करके डाल लें। किसी को अगर टमाटो, जिसको टमाटर कहते हैं, उसमें अगर मसला है, नहीं उसको स्मेल से इरिटेशन होती, वो डालें, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, हमने वो करना है कि हमने जितना फ्लूइड लेना है, हमारी बॉडी ने उतना हमारी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करने हैं। जितना अच्छे हमारे टॉक्सिन रिमूव होंगे, उतना अच्छा हमारा गट होगा, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज नहीं होंगे। कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होते हैं तो आपकी स्किन खराब होती है ना। देखिए, आप जिनको कॉन्स्टिपेशन इशू है ना, उनका वेट भी स्टक है, जिनको कॉन्स्टिपेशन इशू है उनको फैटी लिवर है, ठीक है, उनका पेट बढ़ा हुआ है, उनको जो, अब मैंने जो रमजान में जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, मैं सहरी में प्रोबायोटिक का इस्तेमाल लाजमन करती थी, ठीक है। प्रोबायोटिक में आपकी दही आती है, दही मैं किसी भी फॉर्म में लूँ, मैंने लेनी, मैं कार्ब्स छोड़ देती थी, क्योंकि दही की फॉर्म में कार्ब्स चले जाते थे, प्रोटीन जरूर लेती थी, अंडा। लेकिन इसकी डिवीजन में आप देखें, अगर मैंने रोटी छोड़ी है तो रोटी में अगर कार्ब्स है तो मैंने दही के जरिए वो कार्ब्स पूरे किए हैं। योगर्ट ने आपका जो है ना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि योगर्ट आपके मल्टीपल फंक्शन को परफॉर्म करता है। आजकल का जो टाइम है, जब हम ऑयली चीज़ें इतनी ज़्यादा खा लेते हैं, और बहुत अच्छा क्लाइंट्स ये भी कहते हैं कि हम दही सूट नहीं करती, या डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत से लोगों को सूट नहीं करती। उनके लिए बड़ा आसान है, अगर जिनको सूट करता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिनको लगता है कि हमें ब्लॉटिंग होती है या गैसेस होती है खाना खाने के बाद, उनका सिंपल है, आप अजवाइन आपने देखा होगा घर में अमूमन किचन में होती है, तो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आप देखें कि वीक, अगर पूरा हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होने लगी है और गैस्ट्रिक इश्यूज होने लगे, खाना खाने के बाद अमूमन बहुत से लोगों को होता है, किसी को ग्लूटेन से हो जाता है, किसी को कैप्सिकम से हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता, एलर्जीज है। तो उसका क्या, 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करें कि अजवाइन हर खाने के 10 मिनट के बाद आपने नीम ग्लास पानी, हाफ ग्लास पानी के साथ वो पी लें। आप लिटरली देखेंगे ये फैट कटर है, ठीक है, ये आपके बेली फैट को, हाँ, वजन को भी कम करेगा, ये आपका बेली फैट भी कम करेगा, आपका फैट। लेकिन बानिस्बत के आप मतलब ये जहन में रखना है कि आपका फैटी लिवर की कौन सी ग्रेड है, और आपको बीपी का इशू तो नहीं है, हाइपरटेंशन का इशू तो नहीं है। कुछ लोगों को इसको खा के एलर्जी भी स्टार्ट हो जाती है, स्किन एलर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो किसी भी सीड को अगर यूज़ करना है तो प्लीज़ उसकी स्मॉल अमाउंट पूरा हफ्ता लेकर देखिए, अल्टरनेटिव डेज पे अगर आपको उसको मसला नहीं हो रहा तो उसको यूज़ करें, और यूज़ 15 दिन से ज़्यादा ना करें। 15 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। अब देखिए, मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा। ये वाला जो मौसम है ना, ये बेसल सीड का नहीं है, ये वाला जो मौसम है वो चिया सीड का है। थोड़ी सी गर्मी और आगे जाएगी, मतलब आप जैसे मई, जून, जुलाई, वो मौसम किसका है, बेसल सीड का। इस मौसम में आप चिया सीड लें। चिया सीड बहुत अच्छे आपके गट के लिए, फाइबर के लिए, वेट लॉस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बड़ी ईद तक आपका एक बड़ा अच्छा बैलेंस डाइट रहे, और आप पूछेंगे हिबा, बैलेंस डाइट के ऊपर ही पूछेंगे आपसे, डाइट प्लान भी पूछते हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हिबा हमारे साथ हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहें। नियो
न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम डाइट प्लान्स पे बात कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक का महीना जिस तरह ही गुजरा है, ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी जो है वो पहले डिटॉक्सिफिकेशन मोड में था, मगर अब खाने की वजह से वेट बढ़ा है। वेट के मसाइल क्या हैं, और ख़ास तौर पे जिनको मीठे की क्रेविंग होती है या उनका स्वीट टूथ है, तो उनको इस क्रेविंग को कैसे ख़त्म करना है। और आज जो डाइट डॉक्टर हिबा उस्मान बताएंगी वो आप प्लीज़ लिख लें। डॉक्टर हिबा, आप डाइट प्लान बताएं। डाइट प्लान जो है बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, वो आपका डाइट प्लान जॉट डाउन कर ले। तो सुबह, जैसे आपने खुद बहुत वेट लूज़ किया है, सुबह दोपहर शाम जो लोग 3 मील्स लेते हैं या लोग छोटे 5 मील्स लेना चाहते हैं, वो क्या खाएं? स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग। अच्छा, मैं ये डाइट उन लोगों के लिए बता रही हूँ, वैसे डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि जिनको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं हैं, जिनको हाइपरटेंशन का इशू है उनकी अलहदा डाइट होती है, जिनको शुगर का मसला उनका अलहदा, यूरिक, जो एक बैलेंस डाइट करना चाहते हैं घर में रहते हुए कि एक बैलेंस डाइट हो जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कंटेंट उनका पूरा हो, उनके लिए ये डाइट है। सुबह रात को सोने से पहले आप एक खाने का चम्मच मेथी दाना रात को एक गिलास पानी में डिप करके रख दें। 1 टीस्पून से स्टार्ट करें और 4th वीक तक उसको 1 टेबलस्पून तक ले जाए, यानी कि 1 टीस्पून 1 टीस्पून 1 टीस्पून एंड देन 1 टेबलस्पून। फिर आपने जो है ना मतलब वो सुबह उठकर निहार मुंह आपने कम से कम आपकी रात की 13 घंटे की फास्टिंग हो। ठीक है, रात की 13 घंटे की आपकी फास्टिंग आप मामूल बना लें कि आपने रात को खाना 8 बजे खाया तो सुबह आपने 7-8 बजे तक कुछ नहीं खाना, आपने निहार मुंह मेथी दाने का पानी पीना है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करेगा, आपकी बॉडी की बहुत सी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा। आपने नोट किया होगा बहुत से लोग मोटापा ज़्यादा नहीं होता, इन्फ्लेम्ड हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो फूला फूला उनका जिस्म लगता है और बॉडी जो है ना मोटापे का शिकार हो रही होती है। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट में कोशिश करें एक अंडा लाजमन लें जो एक प्रोटीन के सोर्सेज को पूरा करता है। अगर आप बेकरी आइटम को स्किप करना चाहते हैं तो मल्टीग्रेन की एक छोटी चपाती ले लें, ठीक है। वरना मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर वेट लॉस कर रहे हैं तो रोटी को बिल्कुल ही स्किप कर दें, मतलब कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्ब लें जैसे फ्रूट्स के जरिए आप ले रहे हैं, वो आपकी क्रेविंग को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आप सुबह अंडे का ऑमलेट बनाएं ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के, या अंडा बॉईल ले लें जैसे आपका दिल करता है, ठीक है। उसके बाद आपने 12 बजे एक फ्रूट की सर्विंग लेनी है अगर आपका दिल करता है, वरना आप कोई प्रोबायोटिक लें जैसे दही का इस्तेमाल है। फिर 2 बजे कोशिश करें कि आपका सलाद बाउल हो, और सलाद, अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम सैलेड खाएं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ये टाइम यूटिलाइज नहीं होता, भूख नहीं लगती। अमूमन फ्रूट या दही खाने के बाद, फ्रूट के बाद भूख ज़रूर लगती है, दही के बाद 2 बजे भूख नहीं लगती। तो आप कोशिश करें उसमें सिंपल खीरा एक ले लें या टमाटर ले लें, या कोई ऐसा सैलेड बॉल बना लें जो 100 ग्राम का हो, 150 ग्राम का हो, बस। 5 बजे चाय लेनी है। अच्छा, बहुत से लोगों को क्रेविंग होती है सुबह नाश्ते की चाय का भी और 5 बजे की चाय का भी शाम की। अच्छा, जब जो लोग पहले 2 कप लेते थे ना, वो 1 कप को डिवाइड कर लें, कम दूध वाली, चीनी शक्कर का इस्तेमाल करें। हाँ, मतलब 1 कप को डिवाइड कर लें 2 कप, मतलब हाफ में, हाफ सुबह ले लें, हाफ 5 बजे ले लें। 5 बजे जो लें उसमें कोई स्नैक की जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अपनी हंगर को सप्रेस करना है, ठीक है। 7 बजे आप अपना डिनर कर लें, उसमें आपकी एक मीडियम साइज की चपाती हो, आपका रूटीन जो भी साल, ये वो खाना, ये वो डाइट है जो आप घर में रहते हुए आराम से कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच से ज़्यादा आप घर का सालन ना लें, जो ऑयल निकाल के आप उसको स्टेन कर लें साइड पे या टिश्यू पेपर से उसको थोड़ा सा सॉक कर लें। आपका ऑयल के बगैर जो है ना खाना हो, रोटी के साथ ले लें, या 5 से 6 खाने के चम्मच आप चावल ले लें, ठीक है। अच्छा, चावल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, मतलब आपने कुछ तो बॉयल आप ग्रीसी वो जो तो हमारे जो बॉइल्ड राइस आप ले सकते हैं, या मल्टीग्रेन की 5 इंच की यानी कि 45 ग्राम की एक रोटी बनाकर आप ले सकते हैं, क्योंकि रात हमने फास्टिंग करनी होती है तो हमारी शुगर लेवल डाउन ना हो जाए। उसके बाद रात को सोने से पहले आपने कावा जरूर लेना है, जो मैं अदरक और सौंफ का कहती हूँ, जिससे आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन कैसे बनाते हैं? आपने बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है जिससे आपको रिजल्ट आता है वो यही है कि आपने उबलते हुए पानी में 2 से 3 ग्राम जिंजर डालना है और 1 टेबलस्पून सौंफ डालनी है। उसको पकाना नहीं है, अर्क नहीं निकालना, बस आपने उबलते हुए पानी में उसको डालना है और उसका फ्लेम बंद करके ढक कर रख देना है 10 मिनट के लिए। अब आपने क्या करना है कि वही आधा कप आपने रात में पीना है, और जिनको मेथी दाना सूट नहीं करेगा तो वही आधा कप आपने सुबह निहार मुंह पी लेना है। तो आधा कप आपने रात को जब आप ये लेंगे, आपको एक तो स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होगा, आपका जो है ना, आपको इंसोम्निया जिनको है, रातों की नींद नहीं आती, उनकी बॉडी ब्लोटिंग की वजह से नींद नहीं आती, ये एक वो डाइट प्लान है जो अगर आप
आप स्टार्ट करें तो अमूमन आपकी बॉडी जो है ना टोन अप होने लग जाती है और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज शेप में आना शुरू हो जाएगी। अगर आप बाहर जिन लोगों को स्वीट टूथ है, ये तो आपने डाइट प्लान बता दिया, लेकिन इसमें चीनी का कहीं ना कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है। लोग चीनी के बगैर रहते ही नहीं है, जो डाइट भी करती हैं उनको बार में लगता है कि जैसे वो लो हो रहे हैं, उनका शुगर लेवल लो हो रहा है या उनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं चीनी की ज़रूरत पड़ती है। उसका मुतबादिल ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है? अच्छा, आप ना मैंने रमज़ान में भी हमेशा लोगों से कहा आप खजूर का इस्तेमाल करें। एक खजूर खा कर देखें, जब आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो ना और आप समझ लो कि आपका बस बॉडी में जान ही नहीं है, इतनी लिथार्जिकनेस, आप एक खजूर खाएं। 1 से 2 खजूर खाकर आप 15 मिनट्स अपने आप को देखेंगे, विद इन 15 मिनट्स आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है। अच्छा। और खजूर से एक तो आपको शुगर लेवल भी आपको पता चल रहा है, कंटेंट पूरा हो जाता है, उसमें पोटाशियम होता है, आपको एकदम से एनर्जी सोर्स, शॉर्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, अगर जिनको शुगर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ना, उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप उसी टाइम पे जब आपको ऐसे क्रेविंग स्टार्ट हो, या आप एक खजूर ले लें, आपकी वो क्रेविंग ऑटोमेटिकली सप्रेस होती जाएगी। और आपकी जो ये आप जैसे मीठे की, चीनी की या इस तरह की जो क्रेविंग होती है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगी। फिर आप फ्रूट, कोई ना कोई ऐसा फ्रूट जैसे एप्पल हो गया, गावा हो गया, पीच हो गया, जब आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो, फ्रुक्टोज का भी इस्तेमाल करें। फ्रूट भी आपकी मीठे की क्रेविंग को सप्रेस करते हैं। अच्छा, ये ख़वातीन और मर्द हजरात, इनकी डाइट चेंज होती है कि यही डाइट प्लान दोनों फॉलो कर सकते हैं जो आपने बताया है? नहीं, फीमेल्स क्योंकि घर पे होती हैं, जो वर्किंग लेडी नहीं है, और जो बाहर जाती हैं, जाहिर सी बात है उनका ऑफिस टाइमिंग के लिहाज से हमें डाइट डिज़ाइन करनी पड़ती है। मेल हजरात का जिनका सिटिंग वर्क ज़्यादा, उनके लिए कोई और डाइट डिज़ाइन की जाती है अकॉर्डिंग के। अगर जिनका सिटिंग वर्क है तो हम कहते हैं अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है तो आप प्रोटीन अच्छा रखें अपना, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा एक्टिव करना होता है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तो आपकी बॉडी जो है ना मेटाबलाइज करके वेट लॉस करे। अमूमन आपने देखा होगा मेल हजरात सारा उनका बॉडी टोन होती है, बस बेली फैट होता है। क्यों होता है? बेली फैट, हाँ जी, क्योंकि उनका ज़्यादा सिटिंग वर्क होता है और फैटी लीवर की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। ऑयली चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, लंच अगर घर से नहीं किया तो बाज़ार से कर लिया, सुबह ब्रेकफास्ट घर से नहीं कर आए, बाज़ार से कर लिया, नान, इस तरह की चीज़ें वो खा कर उनका बेली फैट ज़्यादा हो गया होता है। तो उनके लिए एडवाइस ये है कि बेशक आप घर से कुछ नहीं खा कर आते, एक एप्पल और 2 बॉइल्ड एग, ये सुबह वो मेल हजरात के लिए वो लेकर निकले। दोपहर के टाइम पे जिस भी होटल में वो गए हैं या आप जहाँ, सबसे पहले अपना प्रेफरेंसेस आप सैलेड को रखें। सैलेड के बाद आपने अगर अपना कोई भी खाना मंगवाया तो उसमें प्रोटीन कंटेंट और जहां आप एक रोटी खाते थे वहां आधी रोटी कर दें, क्योंकि मेल हजरात को एकदम से स्विच नहीं करवाया जा सकता। रात के टाइम पे जहां आप 2 खाते थे वहां 1.5 पे आए, फिर 1 पे आए, इस तरह अपनी रोटी की क्वांटिटी। गंदम क्योंकि वजन बढ़ाती है, वीट के अंदर अगर आप गंदम के अंदर अगर आप बेसन मिक्स कर लेंगे, मल्टीग्रेन की रोटी स्टार्ट कर लेंगे, वो भी आपको एक फुलनेस फील करवाएगी, उससे भी आपको। अच्छा, टाइमिंग्स जो होते हैं डाइट के वो एक ही रखने चाहिए कि अच्छा, अगर आपने अभी आज अपनी इंटरनेट फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप रात की विंडो आपकी है तो आप सुबह 12 बजे पहला आप अपना मील ले रहे हैं, आपने जब काउंट किया 13 आवर्स तो आपके सुबह 12 बजे हुए, उसके बाद आपने पूरा दिन का स्टार्ट किया, उससे भी मैटर करता है उस चीज़ में? टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है, लेकिन आप देखें अल्लाह ताला ने ना पूरे साल में से सिर्फ 30 रोज़ों फ़र्ज करार दिए। अल्लाह ताला को पता हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं, उनका सिस्टम चल रहा है। हम जब ज़्यादा देर तक इंटरमिटेंट करते हैं हमारे अंदर माइक्रो डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने अभी कहा, अभी हम रमज़ान से निकले हैं, उसके उसी पैटर्न को फॉलो ज़रूर करना है, लेकिन उसमें आपने फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना अपना। तो टाइमिंग्स अगर आप एट टाइम अगर आप सुबह की फास्टिंग करते हैं, घंटे 2 घंटे का फ़र्क ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें अगर आप एग्जैक्ट टाइमिंग फॉलो करते हैं तो उसकी आपकी बॉडी उस चीज़ की यूज टू हो जाती है, ठीक है, और आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है। अच्छा हिबा, आजकल एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी शॉट्स, एनर्जी बूस्टर्स छोटे छोटे जो है वो ओवर द काउंटर्स मिल रहे हैं, और क्या हमें रोज़ाना जो है किसी एनर्जी बूस्टर की ज़रूरत होती है? अच्छा, मैं कहती हूँ किसी एनर्जी बूस्टर की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा है खजूर का इस्तेमाल करें, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए, इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना हाई एक्टिव हो, यानी कि आप वर्कआउट इतना अच्छा करते हो, आपका जिम इतना अच्छा हो, आपका WHO की रिसर्च के मुताबिक अगर आप डेली के 8000 स्टेप्स करते हैं तो आप एक हेल्दी पर्सन हैं। अच्छा, अगर आप हेल्दी पर्सन नहीं है, इसका मतलब पहले आपने हेल्दी होना है।
हेल्दी होने के लिए आपको 8,000 स्टेप्स करने हैं, 6,000 से 7,000, 7,000 से 8,000। जब आप 8,000 स्टेप करें, अगर आप हफ्ते में 2 दफा एनर्जी ड्रिंक भी पी लेते हैं तो वो उसको ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ये भी रोजाना करने हैं आपने? हाँ जी, रोजाना आपने, अगर आप देखिए वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपने हेल्दी होना है। हेल्दी होंगे तो वेट लॉस जर्नी कर सकते हैं ना, हेल्दी हुए बगैर तो वेट लॉस जर्नी नहीं होनी। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिबा उस्मान आज हमारे साथ शो में मौजूद थी। हमने कंप्लीट डाइट प्लान आपको बताया है जो कि आपने अगले ईद तक फॉलो करना है और वज़न अपना कम करना है। वो हमने प्रैक्टिकल इसलिए आपको बताया क्योंकि डॉक्टर हिबा ने अभी वज़न कम किया और वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी फास्टिंग विंडो रखी है और अपने मील्स को प्रोपोर्शनेट बनाया है। तो तमाम ख़वातीन, मेरी प्यारी बहनें जो मुझे देख रही हैं, वो इन डाइट प्लान को फॉलो करें और अपनी आगे वाली जो ईद उल अज़हा है उसको खूबसूरत बनाएं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं मशरिक़ वस्ता के हालात के हवाले से जो कि अभी भी जंगी सूरत हाल की लपेट में है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है जहां ताकत, सफारतकारी और जंग के साए इस वक्त मंडला रहे हैं। अभी जो रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है एक अहम एक चीज़ हुई है कि उन्होंने अभी 10 दिन के लिए जो है वो कहते हैं ना कि कार्रवाई रोक दी गई है। जो तनसीबात हैं या जो कि ऐसी तनसीबात हैं जो कि बहुत सेंसिटिव जगह हैं, वहाँ टारगेट करने के लिए जो है वो बिल्कुल दोनों की तरफ से जो है कहा गया है कि नहीं किया जाएगा। और इस 10 दिनों में जो है क्या हालात बदल सकते हैं, क्या निगोशिएशंस हो पाएंगे, टेबल टॉक हो पाएगी या कोई मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो पाएंगे ताकि मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं वो बेहतर हो सके। क्योंकि ये मशरिक़ वस्ता के हालात तभी बेहतर हो सकते हैं जब ये जंग बंदी होगी कंप्लीटली। और पाकिस्तान जो है आपको पता ही है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, एक सालसी किरदार अदा कर रहा है, मीडिएटर है और एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है, एक स्टेबलाइजर है इस खित्ते का। और इसके हवाले के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो करारदाद है ये जो मुज़ाकरात हैं ये एक मुस्बत पेश नज़र जो होंगे ये होंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो है सफारती सतह पर कशीदगी कम करने की कोशिशों में जो है वो पेश है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो है अमेरिका के 15 जो निकात हैं वो ईरान को पेश किए, ईरान के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अमेरिका को पेश किए। तो ये जो पॉइंट्स के ऊपर जो है वो एक बैठ कर या कोई अमल दरामद होगा या कोई डिस्कशन होगी, तो आज हम इस पर बात करेंगे और हमें बेहतर बता सकते हैं, हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं। आपको पता है मंसूर जाफर साहब जो कि एक्सपर्ट है इंटरनेशनल अफेयर। मंसूर साहब, यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन टॉक अबाउट दिस इशू। इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं और जो कल जो 15 नकात दे दिए गए हैं, पहले तो इस नकात के हवाले से बताएं, ये नकात जो है इनमें है क्या, लिखा हुआ क्या है और कितनी अहमियत के हामिल हैं और पाकिस्तान का क्या किरदार है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जो एक सही मानों में एक सफारतकारी का और एक सालसी का जो मौका मिला है मशरिक़ वस्ता के एक बहुत ही अहम तनाज़े के अंदर अपनी कोशिशें सर्व करने का, पाकिस्तान के लिए एजाज भी है और उसके साथ साथ एक आजमाइश भी है। आजमाइश इस सेंस में है कि पाकिस्तान को एक बड़ा बैलेंस स्ट्राइक करके चलना होगा, क्योंकि जिन मुल्कों के दरमियान ये मुज़ाकरात, ये सालिसी का दौर ढोला जा रहा है, वो तमाम अपने सारे के सारे फरीक तीनों जो है अपनी एक मैक्सिमम पोजीशन जो है वो ले चुके हैं। अभी आप जिन नुकात का जिक्र कर रही थी, जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से जो 16 नुकात अमेरिका को पहुंचाए गए हैं ईरान के बिहाफ पे, अमेरिका के जो 16 नुकात है ईरान को पहुंचाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। अब उसका जो जवाब है वो बुनियादी तौर पे निचोड़ है, मैं समझता हूँ उन 16 नुकात का, क्योंकि उन्हें तो डिस्कस करते हुए आपका शायद प्रोग्राम का वक्त गुजर जाए। लेकिन जो ईरान के नुकात हैं उसमें जो अहम नुकता है खास तौर पे, वो उन्होंने यही जो अपनी जो क़यादत के खिलाफ कातलाना हमले हैं और इसी नौइयत की जो कार्रवाइयाँ उनको लेमिनेट करने का, उन्हें रोकने का कहा है। फिर इसी तरीके से उन्होंने अपना जो एक इलाकाई एजेंडा जो उनके लिए बड़ा महल्ले नजर है, कि जिसके बारे में वो कहते हैं कि जी ये मुख्तलिफ जहादी तंजीमों की सपोर्ट ना करें, हुसियों को सपोर्ट ना करें, लबनानियों को सपोर्ट ना करें, हिजबुल्लाह को सपोर्ट ना करें। ईरान ने कहा जी हम ये करेंगे क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक असासा है, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। अब ये वो नुकात हैं कि जिनके होते हुए इन्हीं को बुनियाद बना के बुनियादी तौर पे अमेरिका ने
और इसराइल ने ईरान पर चढ़ाई की थी। लेकिन अभी भी मौकफ दोनों मुल्कों का एक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अब नई शामिल होती जा रही हैं। जैसे आपने दिनों में जिक्र कर रही थी कि एक कार्रवाई को मौखर करने की बात की गई है। पहले 48 घंटे की डेडलाइन दी गई, फिर उसके बाद उसमें 5 रोज मजीद इजाफा, अब उसे 6 अप्रैल तक जो है वो मौखर कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये जिस कार्रवाई का आप जिक्र कर रही हैं, वो कार्रवाई मौखर नहीं की गई, उसकी आड़ में एक बड़ी बारीक कार्रवाई डालने की अब कोशिशें हो रही हैं। अच्छा। अब आप अगर जमीन पर हकायक देखें, खासतौर पे जिस तरीके से अमरीकी एक मिलिट्री बिल्डअप जो है उन्होंने शुरू कर रखा है, और अब मिलिट्री बिल्डअप जो है वो किसी तैयारा बरदार जहाज को या बहरी जहाज को खत्ते में नहीं ला रहे हैं, बल्कि उसके बजाय बूट्स ऑन ग्राउंड जो है, खासतौर पे जो ट्रेजर आइलैंड ईरान का समझा जाता है, जो उसका तेल की सबसे बड़ी जखायर है और वहां से वो 80% तेल अपने दुनिया को बरामद करता है, उसके एक्सपोर्ट करता है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त फौज उतारने की बातें की जा रही हैं, अमेरिकी मरीन उतारने के बाद इस वक्त तकरीबन 10,000 फौजी जो हैं वो मूव करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। उनके एक पूरी ब्रिगेड जो है वो, लेकिन आप उसका अगर हदूदरबा देखें तो वो तकरीबन 6 बाई 7 किलोमीटर का एक मुख्तसर सा जजीरा है, और उसमें मोस्टली मिलिट्री तनसीबात है और साथ साथ तेल की तनसीबात में 20,000 नफूस वहां रहते हैं। ऐसी सूरत में अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड उस जजीरे पे उतारता है, तो उन बूट्स ऑन ग्राउंड को उतारना तो अमेरिका के लिए लॉजिस्टिकली पॉसिबल है, वो कर सकता है। खासतौर पर उनका एक बड़ा मशहूर जमाना है 82nd एयरबॉर्न यूनिट है, जो उनके पैराट्रूपर्स हैं, वो किसी भी जगह उतर सकते हैं दुनिया में, और तकरीबन एक दिन के नोटिस पर वो सारी कार्रवाई करने की पोजीशन में होते हैं। और उसके साथ साथ जापान से जो फोर्सेस ला रहे हैं, मैरीन्स ला रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान को एक बड़ी अहम जिम्मेदारी अदा करना है, लेकिन उसके साथ साथ खित्ते के कुछ ममालिक जो अपना एक स्पॉइलर का रोल है वो किरदार अदा करने से बाज नहीं आ रहे। इस वक्त यूएई जो है, उन्होंने खास तौर पे अपने जो 3 जजायर जिसके बारे में उनका क्लेम है, तनब कुबरा, तनब सोहरा, इस नाम से, वो इस वक्त ईरान की कस्टडी में है, ईरान के जेरे नहीं है। बिल्कुल। वो उनको एक लिहाज से इस वक्त इन मरीन्स को उतारने के लिए अपनी नेवी भी इस्तेमाल करने दे रहा है, अपनी समुद्र भी इस्तेमाल करने दे रहा है। ठीक है मंसूर जाफर साहब, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, बिल्कुल आप बता रहे हैं, आपने पूरी ग्राउंड सिचुएशन भी बताई है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि 10 दिन जो दिए, जो मोहलत दी है, 10 दिनों में आपको लगता है मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, या कोई बड़ा प्लान जो है वो सामने आ रहा है? ये मुज़ाकरात के हवाले से तो यकीनन इस वक्त मौक़िफ़ दोनों मुल्कों का, तीनों मुल्कों का एक दूसरे के सामने आ चुका है, उसमें तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं है, कोई ऐसा कोई बर्जर ब्रेक थ्रू दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि जो जमीन पे इस वक्त ईरान के खिलाफ एक्टिविटीज अमेरिका और इसराइल मुनज़्ज़म कर रहा है, वो बड़ी अहम चीजें हैं, क्योंकि उसके नतीजे में आप देख सकते हैं। अब आप एक और चीज का अंदाजा लगा लीजिए कि जंग बंद करने के हवाले से जो एक खासतौर पर जो चीन का दौरा मौखर किया है अमेरिकी सदर ने, अब आप देखिए कि उसको काफी आगे ले गए। यानी इससे अंदाजा हो रहा है कि जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक वो दौरे पर नहीं जाते, और उस वक्त तक कोई जमीन साजगार उनके लिए नहीं हो जाती। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ी ही आजमाइश है कि किस तरीके से इन मुल्कों को अपनी उस स्टेटेड पोजीशन से नीचे लेकर आया जाए और एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट की जाए। उसके लिए जब तक ये तीनों फरीक अपने अपने जो स्टेटेड मौक़िफ़ है या जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे ये नीचे नहीं आएंगे, उस वक्त तक मुज़ाकरात की मेज जो है वो नहीं सजाई जा सकती। फिर जवाब है कि आप कुछ नुकात भेजेंगे, कुछ वो भेजेंगे, और इसी तरीके से आप चीजों को लेकर चलते रहेंगे। और जमीन पर तबाही और बर्बादी अगर पैरेलल फैलाई जा रही है, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब के ये ऐलानात कि हमने उनको 6 तारीख तक मौखर कर दिया, ये सब ड्रामे हैं, क्योंकि जमीन पर वो तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर वो हिट नहीं कर रहे तो उन सेंसिटिव इंस्टॉलेशन वो नहीं कर रहे कि जिनके जवाब में ईरान ने धमकी दे रखी है कि वो भी हमसाया मुल्कों के इसी नौइयत के जो प्लांट्स हैं, जो इसी नौइयत को तबाह कर देंगे ऑब्वियसली, जो कि यूएस जिनके ऊपर कोई ना कोई उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है या जो भी है। अच्छा मंसूर जाफर साहब, ये भी मुझे जरा यहाँ मेरी रहनुमाई फरमाइएगा, कल जो है यूएस को जो है 8 शिप्स दिए गए हैं, आपको पता है ऑयल के, ये भी बाय है, और लेकिन उसमें पाकिस्तान के फ्लैग्स थे। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इसका मतलब है चल रही है, एक मीडिएटर तो पाकिस्तान का किरदार है ही, जिस तरह के जो शिप्स गए हैं कल। जी, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आपके इल्म में है अपनी एक मेगा बेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब में कर रहे थे, ज़ाहिर है उन्हें अपने अवाम को कुछ ना कुछ तो दिखाना है कि हमने जमीन पर ये कामयाबी हासिल की है। तो वो पहले तो इशारों कनाइयों में बात कर रहे थे कि हमें बड़ा प्राइस गिफ्ट दिया है, बड़ा कीमती तोहफा दिया है। जब किसी ने पूछा वो तोहफा क्या दिया है, तो उन्होंने फिर इंकशाफ किया कि जी
8 जहाज जो है वो गुजरने की, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 8 जहाज जो थे वो पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज थे, जिनके लिए पहले भी वहां से गुजरने पे कोई पाबंदी नहीं है। ईरान ने मौके पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से तो पाकिस्तानी जहाज गुजर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की नेबरिंग जो एक कंट्री है ईरान के साथ, आपको पता है 48 में पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने ही पहचाना था और एक दर्जा दिया था। तो ये कैसे मुतवाजन पैदा कर सकता है पाकिस्तान के लिए? तो इस वक्त बहुत मुश्किलात है, बहुत ज्यादा, और खासतौर पे पाकिस्तान के लिए एक इससे बड़ी आजमाइश ये है कि पाकिस्तान अपने एक देरीना ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ एक ऐसे दिफाई माहदे के अंदर भी बंधा हुआ है कि जिसके तहत उसके दिफा हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ वो पाकिस्तान की फौज की और पाकिस्तान की हुकूमत की उसी तरीके से जिम्मेदारी है जिस तरीके से सऊदी अरब की है। ऐसे में अगर जो इस वक्त ईरान के हमले अभी भी बहुत सारे मशरकी सऊदी अरब के इलाकों पर जारी हैं, वहां पर ड्रोन और मिसाइल जो है वो जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के लिए अब ये बहुत ही एक टाइट रोप बन जाती है कि पाकिस्तान किस तरीके से उन हमलों को रोकने के लिए, या खुदा न खास्ता ईरान के खिलाफ अगर कोई सऊदी अरब ऑफेंसिव प्लान करता है उसमें पाकिस्तान को अपना क्या किरदार अदा करना होगा, पाकिस्तान कैसे अपनी गैर जानबदारी को बरकरार रखते हुए अपने इस मुज़ाकराती अमल को भी कंटिन्यू करेगा और अपनी वो जिम्मेदारी की जो उसकी एक माहिदा जाती जिम्मेदारी है जिसके तहत वो पाबंद है कि सऊदी अरब के दिफा में अपना किरदार अदा करे। तो मैं समझता हूँ ये बात ईरान को पहले मरहले में भी बावर करा दी गई थी और आपने नोट किया होगा कि कुछ अरसे के लिए ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर जो हमले थे, खासतौर पर उनके बहुत सारी ऐसी तंसीबात के जो शहरी तंसीबात थी उन पर हमले रोक दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद क्योंकि इस वक्त ईरान के अंदर जितना भी सेटअप है वो टोटली डिसेंट्रलाइज है, वो किसी सेंट्रल कमांड के तहत काम नहीं कर रहा, जहां है जैसे है की बुनियाद पे जैसे जैसे जिन कमांडरों को जो समझ आती है वो एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो मुख्तलिफ स्पोरेडिक किस्म के अटैक्स हो रहे हैं वो अभी भी एक बैड टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ सऊदी अरब का सब्र और हौसला और खासतौर पे पाकिस्तान पर उसका एतमाद जो है इस हवाले से अभी तक शटर नहीं हुआ और वो पाकिस्तान को यकीनन अपने जो दफाई और अपने सफारती और अपने जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसका बेहतर सेवियर और सेफगार्ड समझते हैं, इसलिए अभी वो इन मुज़ाकरात के हवाले से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहते कि जिससे इन एफर्ट्स को कोई गजन पहुंचे, इसको वो एक मौका देना चाहते हैं। यही वजह है कि बैकएंड पे इस वक्त सऊदी अरब, मिस्र, कतर, तुर्की, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान की कोशिशों के साथ ऑन बोर्ड। अच्छा मंजूर जाफिर साहब, ईरानी टॉप लीडर्स को जो है टारगेट किया गया है और किया जा रहा है। 2 टॉप लीडर्स के नाम जो है, खजानची और एक और टॉप लीडर का नाम जो है सामने आ रहा था अकॉर्डिंग टू द अरब न्यूज। ये क्या बात सच है कि पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से ये जो नाम है ये खारिज किए गए हैं उनके हिटिंग लिस्ट से? जी, इसमें कोई शक नहीं। इसको न सिर्फ खुद अमेरिका बल्कि मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी न्यूज एजेंसी जो है उन्होंने भी कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की दरखास्त पर जो हमारे वजीर खारजा और नायब वजीर आजम है इसहाक डार, जो इराक़ची साहब जो उनके वजीर खारजा और उनके जो बाकर कालीवाफ जो उनके स्पीकर हैं, जो इस वक्त मेन आप समझ लीजिए निगोशिएशन के इस प्रोसेस में ईरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके हवाले से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि इनको अमेरिका और इसराइल अपनी जो मुतवक्को टारगेट लिस्ट उन्होंने बना रखी है उसमें से इनका नाम हज़फ कर दें ताकि ये पीसफुली शटल कर सके इस्लामाबाद और दीगर जहां पे भी इनको कैपिटल्स में मूव करना है और एक आज़ादाना नकलो हमल के जरिए ये मुज़ाकरात के अमल को आगे लेके चल सके। तो शुनीद यही है कि अमेरिका ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इनका नाम इन्हें जो है इस पीस प्रोसेस के दरमियान जो हिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो इन मुल्कों की तारीख है, खासतौर पे अमेरिका की तारीख, मुज़ाकरात के ऐन दरमियान में जो अपने वादों से पीछे हटना और एक खुली जंग मुसल्लत कर देना, जून 2025 में भी यही काम देखा गया और अब रिसेंटली भी इसी नौयत के जौहरी मुज़ाकरात के ऐन बीच में ये जंग जो है मुसल्लत कर दी गई और इसलिए ईरानी जो है वो इस एक सुराग से कई बार डसे जा चुके हैं। इस बार वो उन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने एक कैटेगोरिकल एक कमिटमेंट और स्टेटमेंट उनकी तरफ से मांगी है जो यकीनन इस वक्त दी गई है। मैं समझता हूँ कि इससे कम से कम मुज़ाकरात का जो अमल है वो स्मूथली कंडक्ट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये वो मुज़ाकरात नहीं है कि आप रिमोटली इनको कंडक्ट कर सकते हैं, आपने किसी एक टेबल पर आना है, क्योंकि ये एक बिल वास्ता मुज़ाकरात है। इसमें अमेरिका और इसराइल बराह रास्त आपस में नहीं बैठे होंगे, इसमें पाकिस्तान के तवस्सुत से जो अमरीकी नुमाइंदगान हैं स्टीव पेटकोफ और जैरेड कुशनर वो तशरीफ लाएंगे
और यकीनन वो इस मुज़ाकरात में इसराइली मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल इस वक़्त इसमें एक पार्टी के तौर पे शरीक हैं और दूसरी तरफ ईरान के ये दोनों नुमाइंदगान इन मुज़ाकरात में शरीक हों। मसूद जाफर साहब, रशिया की, रूस की अगर हम बात करें, कितनी इंटरवेंशन लग रही है आपको? ये टेक्नोलॉजी को, जो ईरानी टेक्नोलॉजी जिस तरह इस्तेमाल हो रही है, आपको पता है कि यूएस फाइटर जेट्स जो मार गिराए हैं, जिसका दावा जो है वो किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वन ऑफ द टॉप नॉच फाइटर जेट था जिसको जो मार गिराया है। तो आपको लगता है कि रशिया की इसमें इंटरवेंशन थी एयर डिफेंस देने में या कोई टेक्नोलॉजी देने में? इसमें कोई शक नहीं, जंग के दिनों में भी इस नौयत की इत्तलात आती रही हैं कि न सिर्फ इस नौयत की लॉजिस्टिक सपोर्ट दी गई है, बल्कि S-300 जो तैयारा शिकर मिसाइल हैं वो भी रूस ने फराहम किए हैं। और उससे बढ़कर अभी रिसेंटली जो आपके सामने खबरें ब्रेक हुई हैं, उसमें तो बाकायदा तफसीलात मौजूद हैं कि किस मरहले में क्या चीज ईरान को जो फराहम की गई रूस की तरफ से। और उससे बढ़कर जो चीन की जो एक सैटेलाइट इमेजरी सपोर्ट है वो भी इस वक्त ईरान के डिस्पोजल पे है। और यही वजह है कि ईरान इसराइल के अंदर जो मुख्तलिफ अहदाफ को बड़ा ताक का निशाना बना रहा है, और खासतौर पे जो मुख्तलिफ मिसाइल शिकन सिस्टम इस वक्त इसराइल में नाफिज है और लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ अरब मुल्कों के अंदर जो उनको बाईपास करते हुए उनके मिसाइल जो हैं वो तल अवीव में, अल-कुद्स में और उनके बड़े स्ट्रेटेजिक शहर डिमोना जो उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को होस्ट करता है, और उसके साथ साथ उनकी बड़ी अहम बंदरगाह हाइफा, उस तक उनकी रसाई जो है। क्योंकि इस वक्त आपके इल्म में है कि इसराइल के अंदर बहुत बड़ा सेंसर नाफिज है, और वहां से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन, तस्वीर, वीडियोस उन्हें किसी बाहर जरिए से तरसील करना जो है वो एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म बन चुका है। तकरीबन 5 साल कैद जो है उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को देने का ऐलान किया गया। तो ऐसे में फिर भी बहुत सारी चीजें जो है, क्योंकि आजाद मीडिया, सोशल मीडिया भी वहां पे एक्टिव है, और इस वक्त आपके इल्म में है कि एक सिटीजन जर्नलिज्म का जो एक दौर है उसमें बहुत सारे लोग इंडिविजुअली इन खासतौर पे वहां पे जो फलस्तीनी अरब रहते हैं, यानी वो इसराइली शहरी हैं लेकिन वो अरब हैं, तो वो लोग इस नौयत की चीजें वहां से लीक आउट कर देते हैं। आजाद मीडिया को तो वैसे ही वहां काम करने की इजाजत नहीं है, खासतौर पे अल जजीरा को तो पिछली जंग के दिनों में, गजा जंग के दिनों में वहां से देश निकाल दिया था। बिल्कुल। और वो इस वक्त उर्दू से अपनी नशरियात पेश कर रहे हैं, उन्हें इवन वेस्ट बैंक के अंदर भी इजाजत नहीं है वो काम कर सके। ऐसे में वहां से इस नौयत की वीडियोस का आ जाना, ये भी एक मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी है। और ये यकीनन जो आप बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, चाहे वो रूस की सपोर्ट हो, चीन की सपोर्ट हो, वो सारी की सारी मौजूद है। और यही वजह है कि इस वक्त जो अमेरिका है उसे इन बातों के मंजरे आम पे आने के या लाए जाने पर बहुत ज्यादा खुशी भी है और तशवीश भी है कि इस वक्त ये जंग जो सिर्फ ईरान के खिलाफ लड़ी जा रही है, इसमें खुदा न खास्ता कल को ये ममालिक भी शरीक हो सकते हैं। अभी आप देखिए कि रिसेंटली इन जंग के दिनों में ही जो यूक्रेनी सदर हैं वो अचानक सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं, और उनकी वहां आमद जो है बड़ी मानी खेज है इस हवाले से कि आपके इल्म में है कि जो रूस की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको नाकाम बनाने के लिए जितने बड़े पैमाने पे यूक्रेन ने कुछ अपनी कामयाबी की सक्सेस स्टोरीज बनाई हैं, लग रहा है कि शायद इस वक्त सऊदी अरब उस टेक्नोलॉजी को या उस सलाहियत को किसी न किसी दर्जे में बिल्कुल। मसूद जाफर साहब, पूरी दुनिया का कहते हैं ना कि एलाइज बदल रहे हैं, आपस में चीज़ें जो हैं डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस, जंग तो चल रही है लेकिन पाकिस्तान भी इकोनॉमी कहते हैं ना क्राइसिस का शिकार हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें देख लें, गैस मुयस्सर नहीं है, जगह जगह गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। तो ये इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं हम कितना फेस करेंगे? बहुत ज्यादा जी, क्योंकि इस वक्त जो आलमी इदारे हैं, खासतौर पे आलमी इदारा सेहत, उन्होंने भी वार्निंग दी है। खुद अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक बहरान है ये तकरीबन उस दर्जे को छूता दिखाई दे रहा है कि जो कोविड के दिनों में दुनिया को दरपेश था, क्योंकि उसमें भी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। ज़ाहिर है पूरा नेट जो एक सप्लाई चेन का नेटवर्क था वो डिस्टर्ब हो गया था, और खासतौर पे ये जो चीजों में फासला रखने और चीजों को बहुत छान पटक के एक जगह से दूसरी जगह तरसील की बातें की जा रही थी। तो अब और खासतौर पे जिन मुल्कों को जहां पे कोविड ने बहुत ज्यादा हिट किया था तो उनकी मईशत बिल्कुल भट्टा बैठ गया था उसका, और उसमें अमेरिका भी शामिल था। अब भी इसी नौयत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हम तो खुद आप देखिए कि इस वक्त रिसीविंग एंड पे हैं इस पूरे बहरान के, क्योंकि जंग के अगले ही दिनों में हमारी हुकूमत ने तो यहाँ पे 55 रुपए तेल बढ़ा दिया, और अब भी
इस नौयत की खबरें रोज आती हैं कि जी इजलास हो रहे हैं, सिफारिशात पेश की जा रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो है वो आवाम के मफाद में फैसले नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कि हमारा पूरा तालीमी निज़ाम इस वक्त जो है धर्म हुआ वो है। डिस्टेंस लर्निंग पे चला गया है। ये वो सारी चीजें हैं कि जो आपके पूरे सिस्टम को जो है क्रिपल डाउन करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उतना एडवांस सिस्टम नहीं है कि हम तमाम जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन फराहम कर सकें। हमारे बहुत सारे काम जो है वो दफ्तरों को विजिट करने के बाद होते हैं, बैंक्स को विजिट करने के बाद होते हैं। तो ऐसी सूरत में पूरा एक जो साइकिल है जो जिंदगी का, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, आपके जो रोजमर्रा के मामलात हो, वो तमाम के तमाम जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब है। और बिलखुसूस इस वक्त जो सबसे बड़ा जो सप्लाई चेन का जो इस वक्त डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से अब ये इतलात आ रही है कि हीलियम गैस है वो भी इसी रास्ते से एक्सपोर्ट की जाती है यूरोप को। खासतौर पे अस्पतालों के अंदर ये जो MRI मशीन्स हैं उसमें ये हीलियम गैस इस्तेमाल होती है, वहां पे कमी हो रही है, लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तशखीस नहीं हो पा रही है, मेडिकल का शोबा उसमें मुतासर है। इसी जगह से गुजर के बहुत बड़े सीमेंट और खाद की सप्लाई दुनिया को जाती है। अब फूड सिक्योरिटी का एक इशू बन रहा है कि जिन खेतों को वो स्कार्सिटी होने का खदशा है कि कुछ इलाकों में बिल्कुल स्कार्सिटी हो जाएगी। मंसूर जाफर साहब, एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ निशानदी मैं आप पूछना चाह रही हूँ, और निशानदी भी हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो लोग वहाँ से गुजरेंगे, जो शिप्स गुजरेंगे, उनको पेमेंट्स जो हैं या वो युआन में करनी पड़ेगी, चाइनीज़ करेंसी में, या ईरानी करेंसी में तुमन में करनी पड़ेगी। तो ये चाइनीज़ करेंसी को क्यों इतना इसको आप प्रोपगेट कर रहे हैं? क्या ये डॉलर को नीचे बिठाने की कोशिश की जा रही है या चाइना को सुपरमेसी देने की कोशिश की जा रही है? जी, इसमें दोनों पहलू हैं। खासतौर पे जो डी डॉलराइजेशन का जो एक इस वक्त दुनिया में कॉन्सेप्ट है, वो बहुत सारे ममालिक है, उसमें खुद GCC कंट्रीज भी शामिल हैं कि वो भी एक मुश्तरका अपनी करेंसी लाने के बारे में माजी में बड़ी निगोशिएशन करते रहे, लेकिन फिर वो वजूह आगे नहीं बढ़ सकी। अब भी जो ईरान की तरफ से जो मुतालबा है कि हमें, क्योंकि इस वक्त ईरान को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से काट के रख दिया गया है, और उसका जो स्विफ्ट सिस्टम ना होने की वजह से वहां पे कोई बैन अवी टेंडर इस नौयत की चीज वो डॉलर्स में नहीं खुल सकती। तो वो या अपनी करेंसी में काम करते हैं या फिर वो चाइनीज करेंसी के जिसको वो बाद में इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त उनका ये एक दो धारी उन्होंने एक्टिविटी की है कि वो इस आबनाए हुर्मुज़ की जो मशरूत खोलने की जो बातें कर रहे हैं, उसमें वो खासतौर पे ये जो चाइनीज करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, वो इस खित्ते के अंदर और बिलखुसूस माजी में 1971 में जो सऊदी अरब और जो तेल पैदा करने वाले जो ममालिक थे, उन्होंने एक पेट्रो डॉलर का एक कॉन्सेप्ट कि इस वक्त दुनिया में जो पेट्रोल की खरीदो फरोख्त है, जो तेल की खरीदो फरोख्त है, वो डॉलर ही में होगी। और उसकी वजह से डॉलर को एक हेजेमनी मिल गई पूरी दुनिया में इस करेंसी को, और ये एक लिहाज से दुनिया के रिजर्व्स का भी हिस्सा समझा जाने लगा, ये एक सोने का मुतबादल भी समझे जाने लगा। तो ऐसी सूरत में इस वक्त डॉलर की वो जो हेजेमनी है उसको खत्म करना मकसूद है, ताकि जो खित्ते, जो ममालिक अपने अपने रीजन्स में अपने अपने करेंसीज में काम करना चाहते हैं, अब भी ईरान और हमारी जो तिजारत है वो बार्टर सिस्टम के तहत हो रही है। जो बॉर्डर से एरियाज है वहां से ईरानी तेल और पेट्रोल आता है, लेकिन वो हम नकदों में उनको पेमेंट नहीं करते, हम उनको दीगर अशिया दे देते हैं। उनको कोई गंदम चाहिए होती है, कोई चावल चाहिए होते हैं, इस नौयत की चीजों के साथ उनका तबादला हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी ईरान पर ये जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियां आयद है ये खत्म होगी, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि इस वक्त ईरान की तरफ से जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है वो उन्होंने हमारी सरहद पर ला के छोड़ दिया है। सिर्फ हम अमरीकी पाबंदियों की वजह से, उसके डर से अपने हाथ से उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और इसी तरीके से ईरान से जो सस्ता तेल है वो हमारी इकोनॉमी के लिए, थैंक यू सो मच मंसूर जाफर साहब, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो हमारे साथ मौजूद थे मंसूर जाफर ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, जिनका यही कहना था कि ईरान जो है इस वक्त जो अमेरिका की जंग चल रही है, 10 दिन का जो टाइम है, इसमें अगर टेबल टॉक कामयाब हो गए तो इसका क्रेडिट पाकिस्तान को ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक स्टेबलाइज़र का किरदार अदा कर रहा है, और ना सिर्फ स्टेबलाइज़र बल्कि निगोशिएशन टेबल पर भी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के नकात जो है ईरान तक दे रहा है, ईरान के नकात अमेरिका तक पहुंचा रहा है। तो पाकिस्तान के डेमोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेस रखता है मशरिक़ वुस्ता में। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम
वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने लगे हैं। वो इशू हर घर का है। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, मगर नौकरियां नहीं हैं। नौकरियों की तलाश में फिर वो या तो वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनका जो है ना कि ज़रा माश जो है वो बेहतर बन सके। तो आज हम बात करेंगे कि स्किल वर्सेस डिग्री में जो इश्यूज आ रहे हैं वो क्या है। डिग्री लेना तो एक कहते हैं ना कि कागज़ का टुकड़ा लेके हम करें क्या उसको, और जो मार्केट में जब वो जाते हैं डिग्री लेके तो वो इतने बच्चे कैपेबल होते हैं कि वो मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट को जो है वो कॉम्बैट कर सकें, वो वहाँ परफॉर्म कर सकें। और इसके साथ साथ जिस तरह AI आ गया हुआ है, वहाँ स्किल्स में इनोवेशंस आ चुकी हुई हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका हुआ है। तो सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए तैयार हम लोग कर रहे हैं अपने बच्चों को, मगर ये देखना ये है कि इम्तिहान नंबर्स और पेपर तो ले लिया है, मगर आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो आज हम इस व्हाट नेक्स्ट को तलाश करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट है क्या, इसको ढूंढना कैसे, अपने बच्चों को तैयार कैसे करवाना है, कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आना है, और आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी, जिसको हम अल्फाज कह रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जेनजीज कह रहे हैं, उस जनरेशन को हमने इस दुनिया के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉर्पोरेट HR लीडर आतिफा एहसान साहिबा, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा आतिफा, आई एम नॉट रॉन्ग इफ आई हैव गिवन द इंट्रो राइट कि आजकल डिग्री वर्सेस स्किल बेस बहुत से लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि डिग्रीज जो हैं वो वर्थलेस हैं, बिल्कुल वर्थ नहीं। से बेहतर है अपने बच्चे को आप कोई स्किल सिखा दें, 2-3-4 सालों का कोर्स करा दें, वो ज़्यादा बेहतर है और आपका बच्चा कमाई में लग जाएगा। क्या ऐसी बात है? बिल्कुल ठीक बात की आपने, है ना। देखिए, डिग्री इज़ नॉट वर्थलेस। डिग्री की जाहिर है एक इम्पॉर्टेंस है, बट द पॉइंट इज़ कि जिस तरह से पाकिस्तान में एजुकेशन को लेके हम चल रहे हैं और जो अभी तक एक वो चेंज नहीं आई एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट। आप जर्मनी को देख लें, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, चाइना है, सिंगापुर है। यहाँ पे एकेडेमिया और इंडस्ट्री का डिस्कनेक्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी रोट लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बच्चे के ऊपर ग्रेड्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उससे उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं। बच्चा डिग्री तो वो ले लेता है, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है तो मार्केट में उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि वो उसने अपना सारा टाइम जो है वो अनफॉर्चुनेटली क्रैमिंग में, रट्टा लगाने में सर्व कर दिया होता है, स्किल उसने नहीं सीखी होती। तो बड़ा ज़रूरी है ये कि जब स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में है, जब वो डिग्री लेने के अमल में है, उस वक़्त उसको इतना वाइजली डिवाइड किया जाए कि साथ वो इंडस्ट्री के साथ भी लिंक्ड हो, उसके आवर्स को इस तरह से डिवाइड कर दिए जाएं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट जर्मनी, तो जर्मनी में अगर 6 स्टडी आवर्स हैं यूनिवर्सिटी के, तो उसमें से 3 आवर्स जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए हैं। वही चीज़ जो बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे वो AI है, चाहे वो लैंग्वेजेस सीख रहा है, कोई भी डिग्री कर रहा है, उसी का हाफ टाइम जो है वो इंडस्ट्री के लिए वो सर्व करता है, इंडस्ट्री में सर्व करता है। जो वो पढ़ रहा है उसका प्रैक्टिकल वो जाके इंडस्ट्री में सीख रहा है। तो उसकी नॉलेज के साथ जो वो थियोरेटिकल नॉलेज ले रहा है, उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो रही है। तो बाय द टाइम वो बच्चा डिग्री लेके फारिग होता है, ही इज़ रेडी फॉर द मार्केट, ही इज़ रेडी फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये चीज़ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत मिसिंग है। अच्छा, कॉर्पोरेट मार्केट की अगर बात करें, पाकिस्तानी कॉर्पोरेट मार्केट में अगर हम तजर्बे के मुताबिक कंपनीज आजकल डिग्री देखती हैं, एबिलिटीज़ देखती हैं, किस चीज़ के ऊपर वो एक कैंडिडेट को जज करती हैं कि ही इज़ केपेबल ऑफ सर्विंग इन दिस कंपनी? अच्छा है ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बीइंग HR हेड, मैं बहुत से ऐसे आते हैं, ज़ाहिर है हमने रिक्रूटमेंट करनी होती है, पोजीशंस फिल करनी होती हैं। What an organization needs is the skill, obviously, but you cannot ignore the importance of a degree also. अगर एक इंटर किया हुआ है बच्चे ने या किसी भी कैंडिडेट ने एंड ही हैज़ गॉट द स्किल्स, तो शायद वो उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी बड़े उसमें नाम में, किसी बड़े इदारे में शायद वो एंट्री पॉइंट ना हासिल कर सके। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी थीम पार्क में जाते हैं, किसी आप सिनेमा में जाते हैं, you need a ticket ना, so that degree is your entry pass. वो piece of paper is obviously important, we cannot negate the importance of that
एलिमेंट एज वेल कि हम कहें कि डिग्री हैज नो वैल्यू। डिग्री की अपनी वैल्यू है, लेकिन डिग्री के साथ अगर स्किल सेट नहीं है तो आपने यू हैव अचीव्ड हाफ माइलस्टोन, नॉट द कंप्लीट वन। पाकिस्तान में और यहाँ की इंडस्ट्री में हम डिग्री को ही सब कुछ समझते हैं। स्किल अनफॉर्चुनेटली वो जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में बच्चा काम स्टार्ट करता है, कैंडिडेट, एक ऑफिसर या एक जो इंडिविजुअल है वो काम स्टार्ट करता है, तो अपने काम के साथ साथ वो ऑन जॉब चीज़ें सीखता है, जिससे इदारे की भी जो एक रफ्तार है, एक पेस है, उसकी जो ग्रोथ है वो हैम्पर होती है। आतिफा, एक फ्रेश ग्रेजुएट अगर आपके पास आता है तो आप सबसे पहली चीज़ उसमें देखती क्या है? बिकॉज अ फ्रेश ग्रेजुएट जिसने 4 साल अपना पूरा बैकलॉरिएट किया है, उसको कभी इंटर्नशिप मिली, कभी नहीं इंटर्नशिप मिली, यू नो हाउ इट इज़। तो वो जब आता है एक ब्लैंक बड़ी से ऑफिस में एंट्री लेता है तो उसके लिए एक इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड होता है। उसने अभी सीखना है, अभी उसको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए। ये चीज़ों पे आप कैसे उसको आप उस चीज़ पे नापते हैं? देखिए है ना, आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया ना कि हम जिस वक्त हमारे पास एक फ्रेश ग्रेड आता है और हमारा ग्रेजुएट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे मेरे इदारे में GMTs हैं, उनका हम जितनी भी Tier 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हाई परफॉर्मेंस को उठाते हैं। क्या what we see in them and what we expect is the refined soft skills। उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उनके अंदर बेसिक वो चीज़ें होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, कंप्यूटर की, इंटरनेट सर्फिंग की। अगर वो IT के फील्ड में हमने GMT लिया है तो ऑब्वियसली उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको कोडिंग, उसको लैंग्वेजेस, उसको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर हम बिजनेस डेवलपमेंट में ले रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट कि उसको फिजिबिलिटीज़ बनानी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटीज़ बनानी आनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखना चाहिए कि जब उनका बच्चा डिग्री लेके निकल रहा है तो इज़ दैट individual prepared for the market for even these basic skills। कितने इस तरह के अभी हमारे पास at times internees आ जाते हैं जिनको you won't believe कि उनके interpersonal skills इतने raw होते हैं, नहीं raw होते हैं कि they cannot even communicate while having an eye contact with the other person। वो इतने कंफ्यूज होते हैं। और ये मतलब एक मैं आपको एक विद रियल टाइम एक्सपीरियंस से चीज़ बता रही हूँ, इट्स नॉट समथिंग बुकिश और थ्योरेटिकल, कि हमारे पास वो बच्चे भी आते हैं जो सामने आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकते। उनको वो डिग्री, उनकी वो 4 साल का ग्रेजुएशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जहाँ पेरेंट्स ने बेतहाशा पैसा दिया हुआ है, उस बच्चे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उस बच्चे को वो नॉर्म्स, उसको वो एटिकेट्स नहीं पता कि जब किसी से बात करना है। भी इधर टारगेट होता है इस वक्त। जी, मेरा ख्याल है कि एकेडेमिया ही सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा है यहाँ पे। एकेडेमिया को, आपके करिकुलम को, आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत है। आपके करिकुलम में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो उसको इंडस्ट्री में काम करने पे एक वो कंपल्शन आ जाए करिकुलम में कि आपने इतने हाफ आपने थ्योरी पढ़ ली है, अब हाफ आप जाके उसको इंडस्ट्री से प्रैक्टिकल एक लिंकेज एस्टैब्लिश करना। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का काम है, ये चीज़, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दिस शुड बी डन। आतिफा, हम यही से स्टार्ट करेंगे, हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आजकल हम बात जो कर रहे हैं वो डिग्री वर्सेस स्किल सेट, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तमाम चीज़ों में फ़र्क क्या है और हमने अपने बच्चों को किस तरीके से जो है वो इनोवेट करना है, इनोवेशन सिखानी है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ साथ सिर्फ डिग्री का जो टुकड़ा है वो काम नहीं आने वाला। स्किल के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं जॉब मार्केट में एक जगह मिल सकती है। तो आतिफा एहसान हमारे साथ हैं, सीनियर HR लीडर हैं, वो हमें बता रही थी। आतिफा, हम बात कर रहे थे डिग्री वर्सेस स्किल्स के ऊपर। आपने बताया कि दोनों का साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। मगर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI आ रही है वो कहते हैं कि बहुत सी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी और काफ़ी जॉब्स ख़त्म हो भी चुकी हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में तो खैर अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। तो आप क्या समझती हैं कि AI के आने से जो बच्चे अब डिग्रीज कर रहे हैं वो भी ना करें? है ना, AI कैन नॉट टेक ओवर द जॉब्स। मैं हाँ, ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों का है। AI रेपिटेटिव जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, AI टेक्निकल जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर रहा। AI आपकी वो जिसमें कॉग्निटिव थिंकिंग शामिल है
उस जॉब को नहीं रिप्लेस कर रहा, लेकिन जो रेपिटेटिव जॉब्स हैं, जिस तरह कंटेंट राइटर की जॉब है, उसमें ग्रामर चेक की जॉब है, उसके अंदर फिर डिफरेंट जो आपकी डाटा एंट्री की जॉब है, इनको शायद किया है उसने रिप्लेस। क्लैरिकल जॉब्स कहते हैं, क्लैरिकल जॉब्स हो गई, बहुत बेसिक लेवल की जॉब हो गई, लेकिन एआई कभी भी ह्यूमन माइंड को compete नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखें कि एआई ने कुछ अगर जॉब्स खत्म की हैं, तो एआई ने बहुत सी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट भी की हैं, बहुत सी क्रिएट की हैं। डाटा एनालिस्ट की जॉब क्रिएट की है, इसी तरह एआई की टेक्निकल साइड की जो जॉब हैं, प्रोग्रामिंग की जो जॉब्स हैं, बहुत सी जॉब्स क्रिएट भी हुई हैं। तो AI can never be a threat to a human brain or human capabilities या human job market की उस तरह से वो threat नहीं है, अगर आपको उसको इस्तेमाल करना है, आपको यूज़ करना है। अगेन क्लाउड पे जो डाटा है, जो इस वक्त दुनिया में जितने भी ChatGPT ले लें, DeepSeek ले लें, Gemini ले लें, जितने भी AI के टूल्स हैं, जो डाटा इस वक्त गूगल पे या क्लाउड पे स्टोर है, वो वर्ल्ड डाटा का इट्स जस्ट 10 to 15%, यानी अभी तो डाटा भी पूरा उस पे वो नहीं हुआ, तो उसकी तो एक बड़ी लिमिटेड सा स्कोप है एआई का। ठीक है, एआई को अपनी जिंदगियों में अडॉप्ट करना हमें, और उसको एज अ फैसिलिटेटर यूज करना आना चाहिए। लेकिन अगेन आई विल एम्फसाइज ऑन वन थिंग कि अगर आपके अंदर अपनी थिंकिंग एबिलिटी है, अपनी रिसर्च एबिलिटी है, कॉग्निटिव थिंकिंग की एबिलिटी है, तो आपको कभी भी एआई एक थ्रेट नहीं है। एआई ने मार्केट में वीडियोस प्रोड्यूस बहुत सी हो रही हैं, एआई इमेजेस हैं, एआई वीडियोस हैं, अभी भी उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते एक मैन मेड वीडियो के साथ। वो लेवल ही कुछ और है। रियल और रील में फर्क है, और बिल्कुल रील में फर्क है, और एआई मेक्स अ लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। अभी पिछले दिनों में एक इसी तरह पीटीवी का इंटरव्यू था, वहाँ पे हमारी बात हो रही थी, तो हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप एआई से अभी पूछेंगे कि कोई प्लेन कहाँ पे खड़ा है फॉर एग्जांपल, वो आपको उसका भी एग्जैक्ट नहीं बाजू का जवाब देता। आप एआई से रेफरेंसेस लेते हैं सॉरी, वो रेफरेंस गलत देता है। जब आप उसको डीप सर्च करते हैं उसको मिलेगी, हाँ, वो उस तरह का। तो एआई इज नॉट वेरी क्रेडिबल। हर चीज में वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, स्पेशली अगर हम रिसर्च टू यस सर्टेन लेवल, लेकिन जहाँ पे आप उसको ज्यादा डीप सर्च करते हैं, ये ज्यादा उस पर आप रिलाई करते हैं, तो एआई आल्सो प्रोड्यूसेस रॉन्ग रिजल्ट्स। इसी तरह अगर आप एआई की वीडियो बनाते हैं, कुछ और करते हैं, तो उसमें बहुत सी इस तरह की चीजें आती हैं जो आपको नजर आती हैं। आतिफा, मुझे ये बताएं, एकेडेमिया में अगर हम अपने बच्चों को साथ साथ स्किल के कोर्सेज करा रहे हैं, कुछ स्कूल्स तो करा रहे हैं, कुछ स्कूल्स ऑब्वियसली हर स्कूल तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो कितना हेल्पफुल हो सकता है? क्योंकि पेरेंट्स बहुत से ऑब्वियसली शो देख रहे होंगे, तो आप बेहतर उनको गाइड कर सकती हैं कि किस किस स्किल्स में अपने बच्चों को डालें। देखिए, सबसे पहले तो इस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है पेरेंट्स को कि वही जो बोर्ड सिस्टम था, एफएससी था, वही जो क्रैमिंग है, रोट लर्निंग है, दैट इज़ द ओनली थिंग। ग्रेड्स पे से ठीक है, अभी भी ग्रेड्स जो हैं वो मैटर करते हैं, आई वोंट डिनाई दिस फैक्ट, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंटरनेशनली भी अगर आप जाएँ, दे डू गिव वेटेज टू परसेंटेज। इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं है, और मेरे कहने का यहाँ पे ये मकसद भी नहीं है कि बच्चे पढ़ना छोड़ दें और ये इस चीज़ को वेटेज देना छोड़ दें कि जी हमने याद नहीं करना, हमने कुछ पढ़ना नहीं है। ऑब्वियसली यू हैव टू रिप्रोड्यूस एंड यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज, लेकिन स्किल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप बच्चे को थ्रू आउट प्लीज फोकस मत करें कि वो सिर्फ याद करे चीज़ों को, उनको मेमोराइज करे और रिप्रोड्यूस कर दे। उसमें उसकी क्या एबिलिटी है, या बिल्कुल उसकी क्या कॉम्पिटेंस है, उस रिप्रोडक्शन में उसका कौन सा फ्लेवर है जो ऐड हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि थ्योरी आपने पढ़ा दी है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ज़रूर करवाएं। हैंड्स ऑन लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से पेरेंट्स हैं जो एप्रीहेंसिव हैं इसको लेकर। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी जा रही, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर पेरेंट अपनी औलाद को पढ़ाता क्यों है कि एंड ऑफ द डे वो या तो एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस मैन बने, बिजनेस वुमेन बने, या कहीं पे अच्छी जॉब करे। एंड ऑफ द डे हर इंसान का मकसद पैसा कमाना ही है ना, अपने सर्वाइवल के लिए भी, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए भी। उसके लिए आपको ये बुकिश नॉलेज हेल्प नहीं करेगी, सिर्फ बुकिश नॉलेज। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस नॉलेज के साथ आपको प्रैक्टिकल उसका जो है एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकल फ्लेवर और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि अब वो दौर चला गया जहाँ पे
बच्चे जो हैं वो बोर्ड एजुकेशन के थ्रू या ऑब्सोलीट जो या हमारे बिल्कुल। आउटडेटेड वो हैं उनके थ्रू नंबर तो ले लेते हैं, टॉपर तो बन जाते हैं, उस टॉपर से आप दो बातें अच्छा, करें मैं उसे आपसे नहीं आती। पूछना चाह रही थी कि आप ऑब्वियसली एकेडेमिया में भी रही हुई हैं, तो हमारा तो एकेडेमिया ऑब्सोलीट है, बिल्कुल ऑब्सोलीट है, क्योंकि जो मेरी मदर ने पढ़ा होगा वो मैंने पढ़ा होगा, लेकिन मेरा बच्चा वो नहीं पढ़ेगा अब। बिल्कुल ऐसा है। और ये चेंज बड़े कम लोगों में है ना, जो आ रही है, ये रियलाइजेशन भी बड़ी कम है। अगर हम बात करें, जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि बहुत से डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को साथ साथ मार्केट के लिए रेडी कर रहे हैं। दे आर ओनली 5% ऑफ दिस कंट्री। तो वो 5% जो है वो कैन नॉट ब्रिंग अ रेवोल्यूशनरी चेंज। तो नेशनल लेवल पे सोचने की ज़रूरत है, करिकुलम में इमीडिएट चेंज लाने की ज़रूरत है, और हमें अपनी बेंच मार्किंग करनी चाहिए उन यूरोपियन कंट्री से जो इस वक्त बहुत आगे हैं हमसे। जैसे मैंने अभी नाम लिया कि जर्मनी है, जर्मनी टॉप पे आता है इस वक्त इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस वर्सेस आपकी डिग्री जो है, इसमें जर्मनी को, मतलब जर्मनी इज एट द टॉप, देन स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, कोरिया है, तो साउथ कोरिया है। तो इन लोगों, इन कंट्रीज का बड़ा मतलब एक मेजर रोल है, एक स्टैंडर्ड है इकोनॉमी में और रिसर्च में और न्यू इन्वेंशंस में इनका बड़ा रोल है। थैंक यू सो मच। आतिफा एहसान हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर कॉर्पोरेट लीडर। आपने जैसे सुना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिबेट पिछले कई महीनों से चल रही है डिग्री वर्सेस स्किल सेट के ऊपर। तो डिग्री भी ज़रूरी है और साथ साथ स्किल को इनोवेट करना ज़रूरी है, और आपके बच्चे में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगा, या आपने देखना है कि आपके बच्चे में स्किल्स कौन सा है और वो स्किल को आप कैसे निखार सकते हैं, कैसे उसको पॉलिश कर सकते हैं, ताकि जॉब मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो एक बच्चा जो है एक बेहतरीन परफॉर्मर बन के सामने आए। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं नियो पाकिस्तान के, और जाके ज़रूर कमेंट करें और बताएं आप कौन सा मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।